सो हाय गाइस, आदर्श यार आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने वाले हैं जो कि हमारे भी सीनियर है और डेफिनेटली आपके भी सीनियर है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी आईईएस की परीक्षा क्रैक की, वो भी सेल्फ स्टडी से। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने गेट का भी परीक्षा क्रैक किया, वो भी सेल्फ स्टडी से। तो आज इस वीडियो के दौरान उनकी पूरी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। और मजेदार बात यह है कि ये जिस कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूं, आईईएम कोलकाता, यहाँ के ही स्टूडेंट है। सेम ब्रांच हमारा भी था। ये वीडियो कोई भी ब्रांच के बच्चे देख सकते हैं, सारे ही ब्रांच के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो भी बच्चे खास करके प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो चाहे वो सेकंड ईयर, गीक्स फॉर गीक्स आप लोगों के लिए करा रहा है एक फ्री वर्कशॉप ऑन विंटर इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम। इस तरीके से इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ध्यान रहे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको कोड मेरा यूज करना पड़ेगा। वो कोड मैं आप लोगों को दे देता हूं, उस कोड को यूज करके आप लोग वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये 7 डेज का आप लोगों के लिए बेसिकली प्रोग्राम होने वाला है, जो कि 23 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 ऑफ दिसंबर तक ये आप लोगों का चलने वाला है। इस वर्कशॉप में बेसिकली ये ध्यान दिया जाएगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर दिया जाए। बेसिकली इस वर्कशॉप में आप लोग डीएसए प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, केस स्टडीज के ऊपर काम करोगे, लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे और इवेंचुअली आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सीजन यार बहुत सारी नई नई स्किल्स सीखे। यहाँ पे आप लोगों को रिज्यूमे बिल्डिंग के बारे में बताया जाएगा, डीबीएमएस या कुछ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो भी बताया जाएगा। आप लोगों को बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर आप लोग काम करोगे, प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग काम करोगे। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आप लोगों का रहने वाला है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से जाके आप लोग और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पा सकते हैं। मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा भैया का कि उन्होंने अभी टाइम दिया, क्योंकि उनकी अभी जॉब भी है और वहां पे भी उनको समय देना पड़ता है, बट स्टिल वो हम लोगों को टाइम दिए, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं आप लोगों को उनसे ये बातचीत के दौरान और भी बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भैया ने प्रिपरेशन की है, क्या उनका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा था, कब आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग करेंगे। मैं सब सौरभ कुमार सिंह, हम हजारीबाग झारखंड से हैं। मेरा बेसिक स्कूलिंग 10th 12th हजारीबाग से हुआ था, झारखंड से। और 10th में मेरा एवरेज 9.6 जीपीए था और 12th में 93.2, दोनों मेरा सीबीएसई से ही था। फिर 12th देने के बाद हम बेसिकली 2-3 एग्जाम दिए, जेई मेंस दिए, वेबजी दिए और एनडीए का एग्जाम दिए थे। और एडवांस में अपीयर हुए तो एडवांस में नॉट क्वालिफाइड, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और फिर वेबजी में मेरा रैंक आया था 2649। इसके थ्रू हमको आईएम में कॉलेज मिला, आईएम में आईटी ब्रांच मिला, बिकॉज फर्स्ट प्रेफरेंस हम डाले थे सीएससी, सेकंड आईटी। कि आप आईटी पहले लिए थे, लेकिन जितना मुझे पता है कि आप तो ईसी में थे, तो वो फिर कैसे शिफ्ट हुआ आप आईटी से फिर ईसी? बट फर्स्ट हम आईटी लेके कॉलेज में आए, जैसा कि बता रहे थे तुमको, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आए। जब कॉलेज में आए सीनियर से बात हुआ तो सीनियर बताएं कि आईटी सेक्टर में जॉब बेसिकली जो आईएम से जाता है एवरेज 6 लाख पर एनम जाता है। अभी भी वही ट्रेंड चल रहा होगा, 6-8 ये एवरेज आता है। हाँ, वो 6.57 के करीब। हाँ, तो वही एवरेज है। तो और प्लस आईटी सेक्टर में जो जॉब का मतलब जो इन्वायरमेंट है वो हर के लिए अलग अलग रहता है, बट मेरे लिए वो सूटेबल नहीं था, बिकॉज बचपन से ही देख के आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब का क्या क्रेज है और प्राइवेट का क्या है। मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी था, घर में देखते थे तो लगता था कि नहीं चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब ही। और सिंस आईटी लेके आए थे तो आईटी से तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना का चांस ऑलमोस्ट 0.1% है, जो बहुत कम है। तो अब हमको था कि अब कुछ तो करना है, तो सीनियर से कंसल्ट हुआ फर्स्ट। बट वहां आने के बाद पता चला कि ईसी में भी कम वैकेंसी है एज कंपेरिजन टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। जैसा क्रेज है, सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर इंजीनियर का कहीं गवर्नमेंट जॉब में है तो सिविल का है, सिविल के बाद आता है मैकेनिकल, मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल और सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक्स, और सीएससी और आईटी तो एकदम 0.1% जी। तो ये ट्रेंड था। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए तब जाके हमको ये पता चला, तो हमको लगा क्या करना चाहिए। लेकिन हम लोग कॉलेज के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि अगर हम लोग फर्स्ट ईयर में 8.5 से जीपीए से ऊपर लाते हैं तो हम लोग एलिजिबल रहते हैं ब्रांच चेंज करने के लिए जी। तो ब्रांच चेंज करने का लिए एलिजिबल थे। मेरा आया था 9.08 ओवरऑल दोनों को मिला के, ठीक है। तो हम ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई किए और मेरा ब्रांच चेंज हो गया। मतलब जितना हमको पता है कि आपने सेल्फ स्टडी से गेट की एग्जामिनेशन और ईसी की ईएससी की एग्जामिनेशन दोनों ही आपने सेल्फ स्टडी से किया है। जनरली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कोचिंग को प्रेफर करते हैं, तो फिर आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे ना इस बार सेल्फ स्टडी ही करना है, और फिर कैसे आपने वो प्रिपरेशन स्टार्ट किया? देखो फर्स्ट ईयर में जो कि रहता है, सब हम लोग सब सब्जेक्ट को हल्का हल्का टच किए हो रहता है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर साइंस भी पढ़ लेते हैं फर्स्ट ईयर में, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं, मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, सब ब्रांच का हल्का फुल्का फर्स्ट ईयर में पढ़ाई हो जाता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़े फर्स्ट ईयर में तो हमको इंटरेस्ट आया, बिकॉज 12th में भी वो सब था, डायोड, सेमीकंडक्टर, डिजिटल का वो गेट्स, बेसिक गेट्स से सब, तो उस समय हमको ज्यादा इंटरेस्ट आया। उसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें और सिलेबस देखें तो लगा कि मोर और लेस ये रिलेटेड है और
रहा जा सकता है खुद से। तो फर्स्ट 6 मंथ हम अपना खुद से दिए हैं, देखने के लिए दिए हैं कि क्या खुद से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम खुद से स्टैंडर्ड बुक से पढ़े और प्रीवियस ईयर देने लगे Right. 4th सेमेस्टर में। तो ये डिसाइड करने में लग गया कि अब कौन सा एग्जाम देना है। तो अच्छा। 3rd सेमेस्टर बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विस डिसाइड करने में लगा, और उसके बाद उसका सिलेबस देखे, प्रीवियस ईयर एनालाइज किए, वो सब करने में निकला। फिर 4th सेमेस्टर से हम बेसिकली पढ़ाई स्टार्ट की। अच्छा, तो फिर भैया आपने सोच लिया कि नहीं खुद से ही प्रिपरेशन करना है, तो जब खुद से ही प्रिपरेशन करना है तो फिर आपका अब उसमें रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि हम क्या पढ़ें, किस चीज को छोड़ें, कितना मुझे पढ़ना चाहिए, कितना नेसेसिटी है। तो फिर आप सोर्सेज किस सोर्सेज को आपने यूज किया जो आप ऑनलाइन अगर पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी जूनियर्स होंगे जो कि गेट या फिर ईएससी की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते होंगे, तो वो भी जानना चाहते हैं कि जो आपका सोर्स था वो सोर्स क्या था फिर आपका। तो देखो, यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करके देखोगे तो उसमें 1 लाइनर रहता है, एक लाइन लिख के छोड़ देता है। उस लाइन का कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और क्या एंड पॉइंट है किसी को नहीं पता। मतलब बेसिकली जब तक ये प्रीवियस ईयर नहीं देखोगे, कोई एक्सपीरियंस आदमी तुमको बताएगा नहीं, तो पहले पता नहीं चलता कि ये एक टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाके खत्म होगा। क्या किए कि टॉपर्स नोट्स होता है वो परचेज ऑनलाइन मंगवा लिए। टॉपर्स नोट्स में क्या था कि जो मेड इजी कोचिंग है, तो रिनॉट पता ही होगा, दिल्ली में कोचिंग है मेड, तो उसका था, उसका जेरोक्स नोट्स को ऑनलाइन हम परचेज किए। उससे क्या पता चलता था कि एक टॉपिक कहाँ से स्टार्ट किए थे टीचर और कहाँ पे खत्म किए थे। तो एक हमको रफ आइडिया हो गया कि मतलब कौन कौन सा एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कौन कौन सब टॉपिक हमको पढ़ना है। फिर वो जब सब टॉपिक पता चला तो उसके साथ स्टैंडर्ड बुक हम लोग का लाइब्रेरी में रहता ही था। हर बुक हर सब्जेक्ट का ऑनलाइन इजीली मिल सकता है, कौन सब्जेक्ट का कौन सा स्टैंडर्ड बुक्स है। तो वो स्टैंडर्ड बुक्स लिए और जो सब टॉपिक्स मिला हमको टॉपर्स नोट से, जस्ट उसको रीड करते हैं, उसको और दोनों को समझ के जो समझ में आता है उसका समरी करके अपना नोट्स खुद का बनाते चले गए। एक सब्जेक्ट लिए फिर यहाँ पे 2 चीज आपसे पूछना है मुझे। जैसे कि आपने बोला कि आपने नोट्स तो वहां से ले लिया, ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ नोट्स आपने पढ़ा या फिर वीडियो लेक्चर भी कहीं से आप देखते थे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आपने बुक्स के बारे में जो आपने बात की, स्टैंडर्ड बुक्स की, वो आपने परचेज किया था या फिर कॉलेज की लाइब्रेरी से वो आपको अवेलेबल हो जाता था। तो पहला पॉइंट आता है कि वीडियो लेक्चर का जो तुम पूछा, तो वो क्या था कि जैसे कि कोई टॉपिक हम पढ़े, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड बुक से टॉपिक पढ़ के अगर हमको खुद समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ गया तब तो ठीक है। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ऐसा होता है सब टॉपिक, ये वाला पार्ट हमको समझ में नहीं आया, तो वो जो पार्ट समझ में नहीं आया उसके लिए यूट्यूब पे सर्च करते थे, और यूट्यूब पे जो वीडियो मिल जाए, जैसे एनपीटीएल मिल जाए या कोई स्टैंडर्ड टीचर्स का मिल जाए, वो देख लेते थे। और फिर वो वहां से कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर से जब बुक पढ़ते थे वीडियो देखने के बाद, तो समझ में आ जाता था कि हाँ अच्छा ऐसा कंसेप्ट लिखा हुआ है, तो नोट्स वैसे बनाते थे। और रहा सेकंड क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बुक्स, तो हम लोग लाइब्रेरी में स्टैंडर्ड बुक्स रहता था, तो स्टैंडर्ड बुक्स हम लाइब्रेरी से ही जनरली लिए हैं। एक दो जो खरीदना पड़ा, जो कि नहीं मिला लाइब्रेरी में, तो कॉलेज स्ट्रीट से खरीद लेते थे। बाकी मार्क्स खराब आया या क्वेश्चन नहीं बना तो लगता था यार नहीं हो पाएगा, मतलब इस टाइप का आता था। बट ये डेली का था, मतलब एक दिन में कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह लगता था हो जाएगा, शाम में लगता था नहीं होगा। हाँ, इमोशनल गेम में नहीं फंसना है माइंड का, सुबह हो जाएगा शाम में नहीं होगा, या शाम में नहीं होगा सुबह होगा, इस टाइप का गेम में नहीं। जब जो भी लगे कि हाँ करना है, अपना 100% देना है सही डायरेक्शन में। क्या डिसाइड किए हैं, पहले क्या था कि मेरा रूटीन बना हुआ रहता था कि आज ये पढ़ना है, मतलब ये वीक हमको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पहले से माइंड में रहता था। तो आज पता है कि हमको शाम में क्या पढ़ना है, तो जो भी इमोशन आ रहा है उसको साइड में रखते थे, बोलते चलो आज का काम क्या है, हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, खत्म। तो वो कंप्लीट करने में लग जाते थे। अमूमन कॉलेज में आजकल ऐसा हो गया कि 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी। अमूमन कॉलेजेस में देयर आर फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे शायद इसको छूट मिलता है ना। हमारे केस में भी 75% वाला नियम तो है ही सही है ना। कॉलेज और पढ़ाई को कैसे मेंटेन करते थे आप, और मतलब किस तरीके से फिर आपका काम चलता था, क्योंकि कॉलेज में भी अटेंडेंस तो पूरा करना ही पड़ता था। जो 75% वाला बात बोला, अगर मान लो पर डे भी कोई स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जा रहा है, तो उसको मोस्टली टाइम क्या रहेगा, 9 to 4 जी, मोस्टली टाइम तो ये रहेगा। और उसमें भी हम लोग क्या करते थे, जैसे कि जनरली कर सकते हैं, फर्स्ट हाफ जाते थे, सेकंड हाफ में लंच के बाद चले आते थे। अगर मान लो वो भी कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा है, पूरा सिंसियर है, 100% अटेंडेंस लाना है, फिर भी उसके पास मंडे टू सैटरडे है 9 to 6 9 to 4, तो सुबह का अगर कोई और डेली एग्जाम निकालने के लिए ऑन एन एवरेज अगर कोई 6 घंटा भी पर डे 100% दे रहा है, तो मोर देन इनफ है, ठीक है। 3rd ईयर तक 4th ईयर तक कोई दे रहा है, उसे लास्ट का 6 महीना अगर डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज में दे दिया 8 घंटा 10 घंटा लास्ट में कॉलेज के अलावा, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो पहले जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर वो पर डे 6 घंटा भी दे रहा है 100%, तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो 6 घंटा कहाँ से निकलेगा, 4 बजे आ जा रहा है, तो कोई अगर 7 से 10 11 बजे तक रात में पढ़ लिया, 4 घंटा रात में और 2 घंटा सुबह, आराम से 6 घंटे इनफ। तो कॉलेज जा रहा है हो या ना जा रहा हो, कोई मैटर करता नहीं है। कॉलेज के लाइब्रेरीज को हम लोग कैसे यूज करते, देखो गए कॉलेज, फर्स्ट पीरियड में अटेंडेंस बनवा लिए और देखे कि सेकंड पीरियड में जो क्लास है वो ऑप्शनल का है, मतलब कि
वो सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो वो पीरियड में लाइब्रेरी चले जाते थे, अपना जो बुक रहता था बैग में, मतलब जो बुक जो मतलब प्लानिंग में है कि आज हमको ये टॉपिक कंट्रोल सिस्टम का फॉर एग्जांपल बॉर्डर प्लॉट कंप्लीट करना है, तो तुमको पता है आज कंप्लीट करना है, तो घर पे करें या लाइब्रेरी में बैठ के करें। कॉलेज आ चुके हैं और 2 घंटा भी है मेरे पास, तो लाइब्रेरी चले जाते थे। जैसे हर सेमेस्टर में 4 ठो कोर सब्जेक्ट रहता है, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस में भी आने वाला है और जो कि सेमेस्टर में भी है रहता है। अगर तुम ईयर में हो तो ईएमटी होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर होगा, इस टाइप का 4 सब्जेक्ट जरूर होगा जो कि इंजीनियरिंग सर्विस में आने वाला है और सेमेस्टर में भी है। तो हमको सेमेस्टर के लिए तो पढ़ना ही है वो सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, और इंजीनियरिंग सर्विस में तो पढ़ना ही है डेफिनेटली। तो वो 4 सब्जेक्ट को हम इंजीनियरिंग सर्विस का लेवल से पढ़ते थे, मतलब कि ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वो 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो सेमेस्टर में भी मेरा बर्डन नहीं बना, क्योंकि सेमेस्टर में ऑलरेडी वो 4 सब्जेक्ट है। लास्ट का 2 जो ऑप्शनल है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया या इन्वायरमेंट हो गया, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस में नहीं है। ऐसे इंजीनियरिंग सर्विस में है पेपर 1 जीएस में, लेकिन चलो टेक्निकल में बात करते हो तो नहीं है, तो एग्जाम से 2 दिन 4 दिन पहले पढ़ के ऑप्शनल हो जाता था। और जो 4 सब्जेक्ट कोर है वो तो हम इंजीनियरिंग सर्विस का पढ़ के कंप्लीट कर ही लिए थे, समझ रहे हो। तो अब हमको मान लो कि 4 सब्जेक्ट है 4 महीना है, तो एक सब्जेक्ट पे 1 महीना, क्योंकि सेमेस्टर 6 मंथ का होता है और 4 कोर सब्जेक्ट पढ़ना है हमको। तो एक कोर सब्जेक्ट को 1 मंथ में कंप्लीट करने का हम टारगेट पहले ही बना लेते थे। कंट्रोल सिस्टम है तो 1 मंथ में कंप्लीट करना है। अब 1 मंथ में कंप्लीट करने के लिए फिर देख लेते थे कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन टॉपिक कितने वीक, 4 वीक मिला एक, तो इस वीक में ये टॉपिक हमको कंप्लीट कर लेना है। तो बस उस टाइप से अपना खुद का नोट्स बनाया था या फिर जो आपने मेड इजी से मंगाया था उसी नोट्स को फिर आप रेफर करते चले गए? नहीं, खुद का नोट्स, बिकॉज एग्जाम से पहले क्या होता है ना कि अपना हैंड रिटन कोई चीज पढ़ने से कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आता है और ज्यादा समझ में भी आता है और याद भी रहता है कि किस पेज का किस तरफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक याद हो जाता है अगर खुद से लिखा हुआ रहा तो हम क्या किए थे शुरू में ही तुमको बताया, स्टैंडर्ड बुक रखते थे और मेडी जी का नोट्स जो रखते थे वो सिर्फ टॉपिक डिसाइड करने के लिए कि ये टॉपिक इससे पढ़ना है, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक का इतना मोटा मोटा रहता है, पूरा अगर पढ़ने जाएंगे तो एक सेमेस्टर सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक पढ़ने में लग जाएगा। तो जो टॉपिक था वो टॉपिक पढ़ते थे और वो टॉपिक का नोट्स अपना लैंग्वेज में खुद लिखते थे बुक से लेके, और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कोई एग्जाम्पल लिख लेते थे न्यूमेरिकल टाइप से, जिससे कि इजी हो कंसेप्ट को समझने में। तो ऐसे करके खुद का नोट्स बनाते थे। मेरा प्रिपरेशन का शुरू से ही टारगेट था इंजीनियरिंग सर्विस। गेट तो बस ऑन द वे आया, फॉर्म भर दिए थे, दे दिए तो 49 रैंक आ गया। गेट का स्पेशल प्रिपरेशन किए नहीं थे, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विस टारगेट था, एज ए बैकअप आपका काम कर गया है ना? हाँ, बैकअप कर गया कि मतलब टेस्ट सीरीज दिए थे जब प्री हुआ था ना, प्री और गेट का एग्जाम के बीच में 1 मंथ का गैप रहता है, तो उस 1 मंथ का गैप में सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिए थे गेट का, जिसके थ्रू आ गया। किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर एग्जांपल अगर कोई गेट या आईएएस की परीक्षा की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? अकील पहले सबसे पहले बताते हैं क्या है। सबसे पहला सिलेबस उठाओ, सिलेबस को देखो कि कौन सा सिलेबस है, कहाँ से कहाँ तक वो सिलेबस को पढ़ना है। फिर सिलेबस को अच्छा एनालाइज करने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स उठाओ, वो स्टैंडर्ड बुक्स को सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद अपना खुद का नोट्स बनाओ। उसके बाद उन नोट्स बनाने के बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में जहाँ कुछ दिक्कत हुआ, जहाँ नोट्स को इम्प्रोवाइज करना पड़े कि यार ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक तो प्रीवियस ईयर में आया है, ये टॉपिक हम कवर नहीं किए नोट्स में, वो सब करना है। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज देना है। फिर टेस्ट सीरीज से जो गलती हुआ, जो गलती हम लोग कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में किए, उसको एक जगह नोट करना। उसके बाद सबको मिला के एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना कि एग्जाम के 2 दिन पहले सिर्फ हम ये छोटा सा 10 पेज का नोट्स ही पढ़ के जाएंगे। शॉर्ट नोट्स भी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उतना ज्यादा इंजीनियरिंग को ही पता होगा 14 अपना ब्रांच का टेक्निकल है और 10 नॉन टेक्निकल, मतलब 24 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है, सब्जेक्ट 24। तो एक साथ दिमाग में रहना मुश्किल है, बिकॉज एक सब्जेक्ट का एक कॉपी तो 24 से, कोई सब्जेक्ट का तो 2-3 कॉपी भी जाता है, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ईएमटी हो गया, ये सब का 1-2 कॉपी जाता है 400 पेज का। तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक मतलब दिमाग में रहेगा, तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। रिवीजन भी नहीं हो पाएगा और रिवीजन के समय तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। उतना कॉपी उठाओगे, रिवीजन इतना करना है, देखिए कि आधा एनर्जी डाउन हो जाएगा। और एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाओगे, खाली हल्का सा पेज भी पलट लेता है ना, ऐसे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सब रिवाइज हो गया। वो करने के लिए क्या था कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वही बता रहे थे, नोट्स बना लिए, प्रीवियस ईयर दे लिए, टेस्ट सीरीज दे लिए, फिर वहां से जो गलती से सीखे सबको समराइज करके एक शॉर्ट नोट्स। अच्छा भैया, प्रिपरेशन के दौरान कब आपको ऐसा लगने लगा था कि अब हमारी प्रिपरेशन काफी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है और हमारा रैंक अच्छा हो सकता है? देखो, एक ईयर मतलब फॉर्म भरने से पहले, जैसे कि प्री का एग्जाम था मेरा ये जनवरी 2020 का 5 जैन को, तो उसके 10 मंथ पहले ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब अप्रैल मई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज शुरू में देने गए तो शुरू में तो रैंक बहुत खराब आता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 4000-5000 लोग टेस्ट दिया है तो उसमें मेरा 1600-1700 रैंक आया। अच्छा। और जब नोटिफिकेशन आया तो पता चला था कि जनरल का सिर्फ 40 वैकेंसी है इंजीनियरिंग सर्विस में, मात्र ओनली 40 जनरल का। उसमें से भी 12 ग्रुप ए पोस्ट है और बचा हुआ पोस्ट ग्रुप बी है 28।
तो और ज्यादा मतलब डिमोटिवेशन मानो या मोटिवेशन मानो, जो मानो, क्योंकि ओनली 12 ग्रुप पे पोस्ट है, पोस्ट इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, और मेरा रैंक आ रहा था 1600। मतलब सिलेक्शन तो छोड़ो, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है। शुरू में जब दिए तो डिमोटिवेशन हुआ कि भाई 1600 रैंक आया, कैसे होगा। उसका धीरे धीरे टेस्ट सीरीज से क्या क्या गलती सीखे उसको इंप्रूव किया गया। जैसे कभी पूछा था क्या फ्रीक्वेंसी होगा, और डैश दे के रेडियन पर सेकंड लिखा हुआ है, हम फिर हर्ज में मार के आ जाते थे ऑप्शन, निगेटिव भी गया और गलत भी हुआ। मतलब ऐसा ऐसा सिली मिस्टेक शुरू में बहुत होता है, ठीक है। तो वो सब मिस्टेक को अवॉइड किए, जो पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ है, जो कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, वो सब किए। स्पीड्स भी शुरू में स्लो था, स्पीड्स को इंप्रूव करके फिर धीरे धीरे आते आते तुम, ये जो था ना दिसंबर में फुल लेंथ होने लगा, तो दिसंबर का फुल लेंथ में मेरा टॉप 10 में रैंक था, और जो फाइनल सीबीटी था सेंटर बेस्ड टेस्ट, उसमें मेरा रैंक 2 आया था, 2। तो वहां से मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब हाँ चलो अब हो सकता है। तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब समरी यही है कि डेली अब मूव करते रहना है राइट डायरेक्शन में, और जहां से जो गलती से सीखा, जितना सीख सकते हो और जितना गलती कर सकते हो एग्जाम से पहले करो, लेकिन सेम गलती दोबारा रिपीट नहीं करो। वो गलती से सीखो और नया गलती करो, नया टाइप का, और उसको फिर से तो ऐसा इतना गलती कर दो कि एग्जाम में गलती करने के लिए गलती ना रहे, निभाने के लिए तो पूरा जिंदगी बचा हुआ है। अभी जब मोस्टली अभी क्या है, कैरियर बनाने का टाइम है, तो थोड़ा सा अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है लोगों से। तो हमको 12 तक पता चल गया था। तो कॉलेज में जब हम आए ना, तो अपना जो शुरू में मेरा फ्रेंड सर्कल था उसको कॉर्ड बना दिए 1 डिग्री का आर्क, मतलब इतना 2-4 दोस्त रखे कॉलेज में आके, सिर्फ 2-4। तो ज्यादा फ्रेंड सर्कल था ही नहीं, और कॉलेज में हम जाते थे तो अधिकतर टाइम या तो रूम आ गए वापस, या तो क्लास में उतना रहते भी नहीं थे एक्टिव। अब तो रिश्ते आने चालू हो चुके होंगे घर पे, मोस्ट एलिजिबल बैचलर करके। नहीं तो अभी और आगे का भैया कुछ प्लान बताइए, और आगे क्या सोचे हैं? क्या यूपीएससी वगैरह के बारे में भी सोचे हैं, या फिर अभी आईएएस के साथ ही आपको कंटिन्यू करना है यार? और क्या प्लान है, कहाँ पे अभी हैं, वो भी थोड़ा हमारे जूनियर्स को जरा बता दीजिए। गेट के बेसिस पे, गेट में 49 रैंक आया था, तो उसके थ्रू एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो पोस्टिंग तालचर कन्या में है, उड़ीसा। तो अभी तो यहीं पे प्रेजेंटली, और डिपार्टमेंट एलोकेशन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू हो गया है। तो उसमें हमको जो सर्विस मिला है वो इंडियन टेलीकॉम सर्विस है, आईटीएस, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू। और उससे भी जो बनते हैं वो ग्रुप एजेटेड ऑफिसर होते हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। तो अभी तो प्लान फ्यूचर का यही है कि आईटीएस ज्वाइन करना है और उसमें अपना 100% देना है बस। इसमें पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में जब आपने कॉलेज को ज्वाइन किया, तो कॉलेज का क्या रोल रहा आपको, किस तरीके से कॉलेज ने सपोर्ट किया आपके रिजल्ट में? कहीं ना कहीं कॉलेज का भी सपोर्ट होता है डेफिनेटली। और दूसरा ये कि लास्ट एट द एंड आप हमारे जूनियर्स जो हैं, बेसिकली मेरे भी जूनियर्स है, आपसे तो जूनियर होंगे ही काफी, 5-6 साल 4-5 साल तो जूनियर होंगे ही वो, है ना? तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो 2 सवाल का आप आंसर हमें दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं आप हमसे इजाजत ले सकते हैं। तो कॉलेज का तो डेफिनेटली रोल था ही, बिकॉज कॉलेज में आने के बाद ही हमको पता चला कि मतलब इंजीनियरिंग में कौन कौन सा ब्रांच का क्या क्या स्कोप है, ठीक है। और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का फर्स्ट बार सुने थे कॉलेज में ही सीनियर से। और प्लस कॉलेज में जब तुम जाते हो ये मैनेजमेंट कैंपस में, मतलब गुरुकुल कैंपस में, तो वहाँ पे देखे होगा वॉल ऑफ फेम है, उसमें हम एलुमिनी का पूरा फोटो डाला हुआ है, कहाँ पे क्या है। तो वहाँ पे कोई क्या नाम था, दास करके कोई नाम था, वो लिखा हुआ था यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस। तो उनको देख के भी इंस्पायर हुआ कि नहीं, यहाँ पे मेरा भी नाम आएगा, जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तब, ठीक है। कॉलेज का रोल था, कॉलेज में हम लाइब्रेरी था 24/7 × 365, मतलब कोई भी पर्व के हर दिन खुला रहता था, चाहे संडे हो, चाहे दिवाली होती हो, हर डे 24/7। तो हम लोग का अच्छा बेनिफिट था, संडे को हम लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा सुबह से बैठे रहते थे कॉलेज के लाइब्रेरी में ही, हर टाइप का बुक अवेलेबल था, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम 4th सेमेस्टर में हो तो 2nd सेमेस्टर का बुक नहीं ले सकते हो या 8th सेमेस्टर का नहीं ले सकते हो, ऐसा भी रूल नहीं था। तो कॉलेज से बुक का भी अच्छा हेल्प हुआ। प्लस हमारे जो एचओडी, हाँ तुम्हारे एचओडी मलय सर, वो भी बहुत काफी सपोर्टिव थे। मतलब अगर हम कॉलेज बाई चांस 1 वीक 2 वीक नहीं आए हैं तो लैब में जाने नहीं देते थे, कहाँ था 2 वीक से, तो जस्ट एचओडी सर के पास जाते थे और वो एप्लीकेशन लिख के, और वो साइन तुरंत बिना पढ़े हुए साइन कर देते थे। तो मतलब सर को पूरा भरोसा था, कि नहीं ये लड़का अच्छा कर लेगा। तो शुरू से ही खूब मानते थे। मतलब पहले तो ये होना चाहिए कि इंटरेस्ट होना चाहिए, जहाँ इंटरेस्ट है वहीं जाओ। हम ये नहीं बोल रहे कि इंजीनियरिंग सर्विस या गेट अच्छा है या वो खराब है, मतलब आईटी सेक्टर खराब है, ये मेरा परसेप्शन है और मेरा इंटरेस्ट है टेक्निकल में, इसलिए हम इधर हैं। तुम्हारा अगर मान लो बहुत सारे हैं, हम लोग का बैचमेंट में, जैसे कि 2020 पास आउट है मैं ना, तो मेरा बैच में ये एक आदित्य करके लड़का था कंप्यूटर साइंस में, उसका रैंक आया था 55 गेट, ठीक है। तो वो अभी बैंगलोर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया मास्टर्स, और अभी उसका पैकेज लगा हुआ है 45 लाख का क्वालकॉम में, ठीक है। मेरा रूममेट खुद का अंकित थे, उनका रैंक सिर्फ कॉलेज कैंपस एआरडब्ल्यू में शेयर चैट में 32 लाख पर एनम पैकेज में है, विदाउट मतलब कॉलेज के थ्रू ही, रिकमेंडेशन के थ्रू। तो ये नहीं कर रहे कि यही सही है वो खराब है, मतलब सबका अपना अपना डोमेन है। तो जहाँ डोमेन है, जो इंटरेस्ट है, जो
डिसाइड कर लिए कि हमको ये करना है, बस फिर उसके अपना जो भी लक्ष्य बना है उसके पे 100% दे के राइट डायरेक्शन में बढ़ते जाओ। नहीं है, हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, सिंपल सा है। सही बात, सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, है ना। और खैर मतलब कॉलेज काफी दिन से बंद है, तो और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है हम लोग कि कभी हम लोग सीनियर से वैसे इंटरेक्शन भी हम लोगों का नहीं हो पाया, है ना। लेकिन काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और होपफुली हम लोग जल्दी मिलेंगे, मे बी इन कोलकाता ही मिलेंगे हम लोग, या फिर कहीं और पे भी जहाँ पे हो सके हम लोग जल्द मिलेंगे। और फिर पार्टी आपकी तरफ से होगा। हाँ एकदम। और ठीक हमको है। भी मतलब अच्छा, बिकॉज पूरा जो जर्नी था मेरा स्टार्ट होके यहाँ तक का, वो एक बार रिकैप हो गया, मतलब तुमको बताने के चक्कर में, बिकॉज ये सब तो भूल चुके, बहुत पुरानी बातें हो गया। अप्रैल में रिजल्ट आया है, अब तो मतलब 8-10 मंथ हो गया, तो सब भूल गया, सब मैटर शांत है। लेकिन फिर से तुमको बताने से लगा कि हाँ क्या जर्नी था, याद हो गया एक बार। शुक्रिया भैया टाइम देने के लिए, है ना। और हम लोग जल्दी मिलते हैं और फिर पार्टी करेंगे जम के, ठीक है। चलिए, थैंक थैंक यू, यू। बाय।